दोस्तों सीडीएस के ओटीए के एसएसबी के डेट्स आउट हो गए हैं। बॉयज़ गर्ल्स ने अपने डेट सेलेक्ट कर लिए हैं। मैक्सिमम बच्चे अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में एसएसबी देने जा रहे हैं। अब दोस्तों कई सारी एग्जाम्स थी, एफकेट का एग्जामिनेशन सामने था, फिर अब सीडीएस भी आ रहा है, 14 सितंबर को सीडीएस भी है। और उसके बाद कई सारे बच्चे एकदम से भिड़ेंगे अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करने में, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी में। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अहम पार्ट जो है वो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब हम सबको पता है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ही बाहर हो जाते हैं। 60% बच्चों को डे 2 से लेकर के डे 5 तक वहां रहने का मौका नहीं मिलता है। और उसकी वजह होती है कि पीपीडीटी को बहुत हल्के में लेना, या फिर ये मान लीजिए कि पीपीडीटी को उतने अच्छे से तैयार नहीं करना जितने अच्छे से उसको तैयार करके जाना है। अब जब आप स्क्रीन इन ही नहीं होगे तो बाकी आपने साइक टेस्ट, जीटीओ, आईओ की इतनी सारी तैयारी की, सब धरी की धरी रह जाएगी और अगले एग्जामिनेशन की आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगी। तो मैं पीपीडीटी का आपको पूरा एकदम ओवरव्यू दूं, उसके पहले बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और 3 सितंबर के बाद अगला बैच जो हमारा है 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये दोनों बैचेस में सीट्स अभी अवेलेबल है। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो 18 वाला बैच ज्वाइन कर लो, और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर 3 सितंबर वाले बैच में आकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मेहनत मेरे साथ करो। निश्चित तौर पर हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर जो असेसर्स हैं वो सब के सब 35+ ईयर्स प्लस का उनको एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो जो गाइडेंस हमें देते हैं वो गाइडेंस हमें बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के पूरे एकदम है ना डिटेल्ड एनालिसिस को। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु आता क्या है। हर बच्चा जानता है कि एक पिक्चर हमें दिखाया जाएगा और वो पिक्चर जो है हमें 30 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाएगा, और ये जो पिक्चर होगा ये थोड़ा सा ब्लर होगा, थोड़ा धुंधला ये पिक्चर होगा। तो गलतियां जहां से शुरुआत होती है वहीं से गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, या यूं कहिए कि गलतियां होना शुरू हो जाती है। तो बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर, कि बच्चे जो है पिक्चर को पूरी तरह से ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। कई बार आप तैयारी के दौरान इतनी सारी पिक्चर्स देख चुके होते हो कि जब आप एक्चुअल एसएसबी के अंदर पीपीडीटी कर रहे होते हो, वहां जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा होता है उस पिक्चर को आप अपनी किसी प्रीवियसली प्रिपेयर्ड पिक्चर से कोरिलेट करने की कोशिश करते हो, और यहीं पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन गड़बड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको जो है पिक्चर को एकदम सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द की टू सक्सेस इन पीपी एंड डीटी। आप उसको पिक्चर को इन टोटो में ऑब्जर्व कीजिए। आप उसमें देखिए कि फोरग्राउंड में क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनके इमोशंस कैसे, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या उनके हाथ में कोई चीज है, क्या उनके बैकग्राउंड में कोई चीज हमें प्रॉम्प्टली दिख रही है जिससे हमें डिसाइड कर पाए कि आखिरकार ये सीन कहाँ का है और इस सीन के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है कि आपको पिक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व आपने जब कर लिया तो आपके फिर उसी से कोरिलेटेड चीज जो है वो है आपका परसेप्शन। अगर आपने पिक्चर को सुपरफिशियली ऑब्जर्व किया है तो डेफिनेटली आप पिक्चर को एकदम डीपली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऑब्जर्व ठीक किया है तो फिर आप उस पर अपना परसेप्शन लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये बैकग्राउंड, इनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमें पिक्चर के अंदर दिख रहा है, इनका जो ड्रेसिंग सेंस दिख रहा है, बाकी और भी पिक्चर के अंदर जो स्टिमुलस हमें दिख रहे हैं उससे मुझे लगता क्या है, उससे मैं क्या परसीव कर पा रहा हूं, मुझे क्या सीन दिख रहा है। तो आपने जब ठीक से एकदम व्यवस्थित तरीके से परसीव कर लिया, सारी बातें बन गई, उसके बाद में फिर थर्ड थिंग आती है वो है डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर। कई बार बच्चे कैरेक्टर्स की डिटेल सही से नहीं दे पाते हैं, कैरेक्टर्स की डिटेल सही से फिल नहीं कर पाते हैं। जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो इस तरह का आपको एक शीट वहां पर मिलेगा। इस शीट के अंदर इस तरह का एक बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर बेसिक डिटेल्स जो हमारे नेम, एंट्री, चेस्ट नंबर वगैरह होता है वो लिखना होता है। इस बॉक्स के नीचे फिर एक्शन लिखा होता है। तो आपको कैरेक्टर्स की जो डिटेल्स होती है उनको इस बॉक्स के अंदर फिल करना होता है, इस बॉक्स में लिखना होता है।
मान लिया जाए जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है उस पिक्चर के अंदर 2 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उनमें से 1 मेल है 1 फीमेल है और उनकी एज जो है 18-20 के आसपास है और दोनों पॉजिटिव मोड में है, तो आपको इस तरह से लिखना होता है कि मेल है और उसका जो एज है वो 18 है और मूड उसका पॉजिटिव है। दूसरा फीमेल है, उसका एज जो है 20 है और उसका मूड भी पॉजिटिव है। और इन दोनों में से सिर्फ एक को ही हीरो चुनना होता है। कई बार बच्चा दोनों को हीरो चुन लेता है, भाई एक पिक्चर में 2 हीरो कैसे हो सकते हैं, एक ही हीरो होगा। एंड यहां पर कोशिश क्या रहना चाहिए कि अगर बॉय स्टोरी लिख रहा है तो उसका हीरो बॉय हो, गर्ल स्टोरी लिख रही हो तो उसका हीरो गर्ल हो। इन केस जब बॉय गर्ल दोनों दिख रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि पिक्चर में दोनों गर्ल ही दिख रही हैं, तो फिर आप दोनों गर्ल में से ही अपना हीरो चुनिए, जबरदस्ती इंपोर्टेड हीरो मत लेके आइए। अब मान लिया जाए कि दोनों ही फीमेल हैं, तो फिर इन दोनों फीमेल में से कोई आपका हीरो होगा। तो जो भी आपका हीरो है आपकी एज के अकॉर्डिंग उसको आप अंडरलाइन कीजिए। अगर एनडीए का बच्चा डेफिनेटली 18 के अराउंड वो है तो 18 वाला हीरो उसका आराम से हो सकता है, ठीक है। अगर सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है बच्चा, सीडीएस के एसएसबी के लिए जा रहा है, तो फिर उसकी एज जो है 20 वाला भी उसका हीरो हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको यहां तक मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। आपने अपने हीरो को अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद में फिर आपको एक्शन देना होता है। एक्शन का मतलब है कि भाई आखिरकार वहां चल क्या रहा है, उस पिक्चर के अंदर चल क्या रहा है। अगर मान लो फ्रूट मार्केट दिख रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा सेलिंग फ्रूट्स इन मार्केट। अगर कोई बच्चा डूब रहा है, आप उसको बचा रहे हो, तो आप कहोगे कि सेविंग ए ड्राउनिंग चाइल्ड। अगर आप साइकिल से जा रहे हो एक्सपीडिशन पे तो आप लिख सकते हो साइकिल एक्सपीडिशन। इस तरह से 3-4 वर्ड्स के अंदर आपको एक्शन को बताना होता है, जिससे जिसके हाथ में वो शीट होती है, जिस असेसर के हाथ में वो शीट होती है, उस असेसर को थीम पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में बंदा बोलना क्या चाहता है, इसको समझ में क्या आया है। तो बच्चों ये जो बेसिक डिटेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बच्चे कई बार इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और कॉन्फ्रेंस की बात छोड़िए, वो जो है फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट होकर के घर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर बाकी की कहानियाँ आप सब लोग जानते हो, अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बात हम अभी करना नहीं चाहते। तो आपने कैरेक्टर्स की डिटेल्स ठीक से फिल कर दी जिस तरह से मैंने आपको बताया। उसके बाद में फिर एक्शन या फिर थीम, तो मैंने एक्शन या फिर थीम भी आपको बता दिया किस तरह से आपको एक्शन या फिर थीम डिसाइड करना है। अब यहां पर बात आती है कि स्टोरी का कंप्लीशन। ध्यान से समझना मेरी बात को। कैरेक्टर्स की डिटेल्स फिल करने के बाद में और एक्शन लिखने से पहले आप 10 सेकंड का पॉज ले लो, 10 सेकंड का विश्राम ले लो। पहले ये तय कर लो कि ये जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, ये कैरेक्टर्स आखिरकार वहां कर क्या रहे हैं, मैं क्या थीम इनको देने वाला हूं और क्या स्टोरी लिखने वाला हूं। वो थीम और वो स्टोरी पहले अपने दिमाग में एक बार कंप्लीट कर लो, वो स्टोरी पहले एक बार अपने दिमाग में पूरी कर लो। कई बार क्या होता है, बच्चा इतनी जल्दी में रहता है, वो ही इज इन सो हरी कि वो स्टोरी ना तो माइंड में कंप्लीट कर पाता है, ना ही वो अपनी शीट पर कंप्लीट कर पाता है। और कई बार तो हमने देखा है कि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो है स्टोरी की 1-2 लाइन लिख के फिर उनको काट देते हैं, फिर नई लाइंस लिखते हैं। तो ये गलती हमसे नहीं होना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, जो टाइम हमें दिया जाता है वो उस हिसाब से ही डिजाइन किया गया है कि एक नॉर्मल कैंडिडेट उस गिवन टाइम के अंदर अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों, आपने जब एक्शन थीम लिख दिया उसके बाद थोड़ा सा पॉज ले लो 10-20 सेकंड का। इस 10-20 सेकंड के पॉज में आप बढ़िया अपनी थीम सोच लिया है आपने, क्योंकि ऑलरेडी विचार तो बन ही गए थे जब पिक्चर आपने देखा था। स्टोरी को सिस्टमेटिकली कंप्लीट कर लो, दिमाग के अंदर क्या एक्शंस उसमें डाल रहे हो वो सब तैयार कर लो। उसके बाद में आप बढ़िया सा अपना थीम लिखो और उसके बाद फिर अपनी स्टोरी कंप्लीट करो। अगर आपने माइंड में स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है तो शीट पर स्टोरी कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और अगर आप सोचोगे कि वाइल राइटिंग द स्टोरी यू विल कंप्लीट, तो फिर कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी है। कुछ बच्चे उस स्टाइल में कंप्लीट कर भी लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते। अब बात करते हैं आगे की कि भाई स्टोरी कंप्लीशन जब हो गया, आपने स्टोरी लिख दिया, तो उसके बाद में फिर आपके पास का लगभग अगर आप फर्स्ट पेज भी हो तो आपके पास लगभग 10 to 15 मिनट्स होते हैं जब स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने और नरेशन के बीच में आपको टाइम मिलता है। यूजुअली बच्चे स्टोरी कंप्लीट करने के बाद और नरेशन के पहले आपस में अपनी यारी दोस्ती ढूंढने लगते हैं। आप कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से हो, तुमने किस कोचिंग से रिटर्न किया था, कहाँ से एसएसबी करके आए हो। ये सब करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त टाइम रहेगा। वो 10 से 15 मिनट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो अपना नरेशन करने में। आप मन ही मन में अपनी स्टोरी को रिकॉल करो 4-5 टाइम्स। वो स्टोरी आप मन में बोल करके देखो, आपके माइंड में उस स्टोरी को घुमा करके देखो।
एंड जब वो स्टोरी आप 4-5 टाइम्स अपने माइंड में रिकॉल कर चुके होंगे, उस स्टोरी को नरेट कर चुके होंगे, तो फिर जब इंडिविजुअल नरेशन का टाइम आएगा तो इस इंडिविजुअल नरेशन के टाइम पर आपको जो है अपनी स्टोरी लगभग नियर अबाउट 50 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगर आपने बढ़िया स्टोरी लिखी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लिखी है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट दैट स्टोरी इन 50 सेकेंड्स। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी लिखना, बहुत ज़्यादा होच पोच करना, एक ही बात को 2 बार बोलना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि चूंकि स्टोरी आप ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हो, कॉन्फिडेंस के साथ बिना फंबल किए जो बेसिक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप स्टोरी नरेट कर जाइए एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। जब आप स्टोरी नरेट कर चुके हो तो उसके बाद में आप ध्यान दो कि आपके बाद जो दूसरे बंदे स्टोरी नरेट कर रहे हैं उनका नरेशन आप ध्यान से सुनिए। कई बार बंदा क्या करता है, अपना स्टोरी नरेट करने के बाद एकदम फ्री हो जाता है, और खासकर ग्रेजुएशन का बच्चा जो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं तो उन ख्यालों में ही खो जाता है। आप व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर नरेशन देन लिसन अदर्स नरेशन एज वेल सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल टू डिस्कस इन द ग्रुप व्हाइल ग्रुप डिस्कशन। जब आपने दूसरे लोगों का नरेशन सुन लिया अच्छे से तो उन्होंने क्या अच्छी बातें लिखी है, उनकी किन बातों को शामिल किया जा सकता है, क्या आपने लिखा है, क्या कॉमन ग्राउंड्स हो रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के आप क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा बहुत रेफरेंस दीजिए पिक्चर का कि आखिरकार पिक्चर में क्या दिख रहा है, क्या दिखने की वजह से आपने क्या बोला है, क्या लिखा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फ्रेंड्स, जहां पर कई सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं वो है कॉमन स्टोरी। कई बार बच्चा ये सारे टास्क, ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करता है और उसके बाद में एकदम वो फ्री हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब काम हो गया है। उतने में ही जब कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए असेसर्स कहते हैं कि नॉमिनेट समवन फ्रॉम योर ग्रुप टू, है ना, प्रेजेंट द कॉमन स्टोरी, आपका नाम कोई बोल देगा और आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो फिर कई बार वहां पर गलत इंप्रेशन जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सारे स्टेप्स अच्छे से किए हैं तो डेफिनेटली यू मे बी नॉमिनेटेड फॉर द कॉमन स्टोरी। एंड व्हेन यू आर नॉमिनेटेड फॉर द कॉमन स्टोरी दैट टाइम आपको सिर्फ अपनी ही स्टोरी को वापस से रिपीट नहीं कर देना है। आपको जो है ग्रुप के अंदर जो डिस्कस हुआ है, जो एक बेसिक थीम बना है, बेसिक स्टोरी बना है, उसमें आप मैक्सिमम लोगों के अच्छे पॉइंट्स को कितने खूबसूरती के साथ, कितने ब्यूटीफुली आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दैट मैटर्स मोस्ट। अगर आपने मेरे इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत स्क्रीन इन होने से नहीं रोक सकती। आपको अगर इसी तरह का पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी, जहां पर जीटीओ के लिए 5 एकड़ का लगभग ग्राउंड है, साइकोलॉजी के लिए कर्नल बर्मन साहब जिनके पास लगभग 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैप्टन सतीश यादव सर जिनके पास भी लगभग 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, DIPR के इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। तो इतने महान असेसर्स के साथ में जब आपने गाइडेंस लिया या लेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।